नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू रुद्रनॉमिक्स। आज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आरबीआई की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स जो हैं हाल ही में जारी की गई हैं, जहां पे बात की गई है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या बात की गई है रिपोर्ट्स के अंदर आरबीआई के द्वारा, और क्या होता है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का ये पूरा मुद्दा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो बैंक्स एनपीएस टू इम्प्रूव टू 1.9% बाय मार्च 2027। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे आर्टिकल जो हैं हमें देखने को मिले हैं। आरबीआई स्ट्रेस टेस्ट फाइंडिंग्स, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगेन में इम्प्रूव फ्रॉम 2.1 टू 1.9%। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है शॉर्ट वीडियो रहेगा। इसमें हम मेजरली बात करेंगे एक तो कॉन्सेप्ट के ऊपर कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, एसेट का पूरा जो ये बैंक्स का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, और अभी हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स रिलीज की गई हैं आरबीआई के द्वारा करंट में जो चल रहा था, इसके अंदर क्या बात की गई है। तो ये पूरा डिस्कस कर रहे हैं हम आज के अपने सेशन में। चलिए, सबसे पहले देखिए, जो दो रिपोर्ट्स आई हैं, एक है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2024-25। आरबीआई ने एक्स पे भी एक पोस्ट डाला कि भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2024-25। और दूसरा मित्र, देखिए देखिए जो दूसरा एडिशन आया है, जो दूसरी रिपोर्ट आई है, माफ कीजिएगा, दैट इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये जो एफएसआर है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये यूजुअली साल में 2 दफा निकाली जाती है आरबीआई के द्वारा। एक एडिशन आता है इसका जून के मंथ में, जून के महीने में, और दूसरा एडिशन इसका आता है आखिरी में, यानी कि दिसंबर में। तो इसका एडिशन भी जो है अभी दिसंबर वाला 2025 वाला रिलीज कर दिया गया आरबीआई के द्वारा। अब इन्हीं में से मिली जुली फाइंडिंग्स जो है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि बैंकिंग सेक्टर का क्या हाल चल रहा है। इसके अंदर जो हमारे सरकारी बैंक्स हैं, यानी कि जिनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ओवरऑल जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर क्या बात कही गई है, और इनके पास कितना कैपिटल पड़ा है, यानी कि कितना बफर आप कह सकते हैं वो इनके पास पड़ा है, जिसके लिए हम बात करते हैं CRAR की, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एडिक्वेसी रेशो, है ना। ये टर्म्स आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होनी चाहिए कि इनका क्या मीनिंग होता है। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इस रिपोर्ट के चलते, मेजरली एनपीए को लेकर जो बात कही गई है कि जी एक एनपीए, अगर हम बात कंसेप्ट के लेवल पे करें कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अच्छा नॉन परफॉर्मिंग एसेट पे जाने से पहले देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम एक बैंक की बात करते हैं तो बैंक जो आगे कस्टमर्स को लोन देता है, उस लोन पे बैंक जो है क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट, जो कि उस बैंक के लिए अर्निंग होती है। इसीलिए इस लोन को माना जाता है कि ये बैंक के लिए क्या है, एसेट है। पर ये एसेट तब तक है जब तक ये इसके ऊपर प्रिंसिपल अमाउंट और जो इसका इंटरेस्ट अमाउंट है, ब्याज जो है, वो वापस आ रहा है। अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट में से कोई अमाउंट आना वापस बंद हो जाता है तो कहा जाता है कि ये जो बैंक का एसेट था ये अब खराब होना शुरू हो गया है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी कि नाउ इट विल बी कॉल्ड एज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि अब इसकी परफॉर्मेंस जो है वो खत्म हो गई, ये परफॉर्म करके नहीं दे रहा है, बैंक को कमाई जो है यहाँ से नहीं आ रही है, इंटरेस्ट का पैसा नहीं आ रहा है, या हो सकता है प्रॉफिट जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो असल है, वो भी नहीं आ रहा है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, उसको बोलते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है क्या है, एक लोन है या एडवांस है जो बैंक ने दिया था या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया था, जैसे एनबीएफसी भी हो सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जहां पे या तो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल रीपेमेंट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, कि 90 या 90 दिन से अधिक जो है, अगर या तो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट अगर नहीं आया है तो कहा जाएगा कि ये एनपीए हो चुका है। फिर ग्रॉस एनपीए हम जो अभी बात करेंगे, यानी कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि टोटल जो बैंक का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ओवर ड्यू रहा है 90 से अधिक दिनों के लिए, उसको डिवाइड किया जाता है बैंक के टोटल लेंडिंग पोर्टफोलियो से। तो पता चलता है कि भाई इतना पैसा जो है बैंक ने दिया था, उसमें से इतना जो है, मतलब इतना टोटल लोन बैंक ने दिया था, जिसमें से इतना पैसा जो है, इतना अमाउंट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग हो चुका है, वो एनपीए हो चुका है, यानी कि इस पे बैंक को कमाई आनी बंद हो चुकी है।
तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये बैंक के लिए एक सिरदर्दी खड़ी कर देता है, ये बैंक के लॉसेस जो है बढ़ाने शुरू कर देता है, बैंक के लिए रिस्क जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जानते हैं कैसे? ठीक है, और एक बार ये हो जाए तो एसेट स्टॉप्स जनरेटिंग इनकम फॉर दी बैंक, जो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, अब देखिए ये तो हो गई डेफिनेशन की बात, ये हमने डेफिनेशन की बात कर ली है ना, लोन्स और एडवांसेस विच आर ओवर ड्यू फॉर 90 डेज और मोर। अब देखिए यहाँ पे क्लासिफाई कैसे किया जाता है इसको, एक छोटा सा यहाँ कॉन्सेप्ट जो है उसमें पहले चलते हैं कि हम बात कर रहे हैं एनपीएस की। तो एनपीएस में, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से की जाती है? देखिए 90 दिन जब टच कर लिया, ओवर ड्यू रहा कि 90 दिन तक जिसने पैसा लोन में उठाया था उसने ना तो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस नहीं किया, तो 90 दिन से लेकर यदि 12 महीने तक ऐसा होता है तो कहा जाता है कि ये जो है सब स्टैंडर्ड एसेट है। एसेट है बैंक का, लेकिन कैसा हो गया है? सब स्टैंडर्ड, यानी कि खराब क्वालिटी का हो गया, इस पे इनकम नहीं आ रही है बैंक को। यदि 12 महीने से ऊपर का टाइम बीत गया और उसके बावजूद भी अभी ओवरड्यू जो है वो चल रहा है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का, तो कहा जाएगा कि अब देखिए ये सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी से सेकंड कैटेगरी में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं डाउटफुल एसेट। यानी कि अब जो है ये संशय हो गया, डाउट हो गया भाई कि अब तो डाउटफुल है कि ये पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, 12 महीने का पीरियड जो है वो बीत चुका है, मोर देन 12 मंथ्स जो है हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि आप मान के चलिए कि एक फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, तब तक एक वित्तीय वर्ष कंप्लीट हो चुका होगा, और फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के साथ ही बैंक के अंदर जो है ऑडिट की एक्सरसाइज भी होती है, यानी कि देखा जाएगा कि कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, सारा लेखा जोखा जो है उसका हिसाब रखा जाएगा। तो उसके बाद अगर मान लीजिए डाउटफुल के बाद, यानी कि ये बीच में जब ऑडिट की एक्सरसाइज आएगी, तो बैंक या बैंक के ऑडिटर जो हैं हो सकता है ये देख के उसमें बोल दें कि अब ये अनकलेक्टेबल है, यानी कि अब नाउ दिस इज डिक्लेयर्ड एज लॉस्ट, कि अब ये पैसा वापस ना के बराबर है आना नामुमकिन हो चुका है। तो ये तीसरी कैटेगरी, ये क्या है? तीनों की तीनों आपके ये सारे क्लासिफिकेशन है, हम जो बोलते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है जी। अब देखिए कॉजेस क्या हैं इसके पीछे, या रीजंस क्या हो सकते हैं कि जिनकी वजह से एनपीए बनता है। तो एक तो बैंक के द्वारा पुअर क्रेडिट अप्रेजल किया गया, ये जाने बिना, सुनिश्चित किए बिना ठीक तरीके से कि भाई जिस पार्टी को आप लोन दे रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, वो पैसा वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, मान लीजिए किसी प्रकार का, लेट्स सपोज कोई स्लो डाउन आ गया, अर्थव्यवस्था में कोई मंदी आ गई, या जिसको आप कहते हैं कि रिसेशन की तरफ बढ़ गई इकोनॉमी। ये स्लो डाउन जो है हो सकता है डोमेस्टिक रीजंस की वजह से हो, कोई आपकी खुद की इकोनॉमी में दिक्कत आई है, या हो सकता है कुछ ग्लोबल रीजंस हो, कुछ वैश्विक कारण हो, जैसे बोलते हैं ना कि ग्लोबली इकोनॉमी स्लो डाउन देख रही है। तो ये सारे रीजन जो है इकोनॉमिक डाउनटर्न और एनपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं कि जो लोग हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जिन्होंने पैसा लोन में उठाया है वो वापस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर एक और कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं विलफुल डिफॉल्ट, यानी कि यहाँ पे जो है रीपे करने का इरादा नहीं है। यानी जैसे आपने देखा कि विजय माल्या का एक केस हम पढ़ते हैं, या हम मेहुल चौकसी का केस पढ़ते हैं कि उनके पास जो है वो पैसा लेकर भाग ही गए, फ्यूजिटिव हो गए, और उन्होंने जो है रिटर्न नहीं किया, विलफुल डिफॉल्ट कर दिया, है ना। एंड कुछ इनइफेक्टिव रिकवरी मैकेनिज्म्स की जो है सही तरीके से रिकवर बैंक ना करे यदि, तो वो भी एक इशू रहता है। चलिए ये तो हो गए कुछ कॉजेज जो हो सकते हैं एनपीए के। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए आपके प्री और मीन्स दोनों पर्सपेक्टिव से, कि एक तो देखिए जब बैंक पैसा लोन में देता है तो वो एक तरीके से आप समझिए बैंक के लिए प्रॉफिट कमा के उसको दे रहा है। अगर वो एसेट उसका एनपीए कन्वर्ट हो जाएगा तो वो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर सीधे सीधे असर डालता है, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस करता है। यानी कि जो बैंक की और नए लोन्स देने की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, दैट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड। जिसका मतलब क्या होगा, बैंक नए लोन जो देगा उन पे हो सकता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है उसको बढ़ा दे, कि अब ज्यादा ब्याज पे वो लोन देगा ताकि अपना नुकसान कवर कर सके। ठीक है, दूसरा, बैंक के पास जो पर्याप्त मात्रा में पैसा है, कैपिटल एडिक्वेसी, उसको भी खत्म करता है, उसको भी
एरोड करता है। और इसके चलते मार्केट में आप ये समझिए कि बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है उसको अफेक्ट करता है नेगेटिवली, यानी कि बैंक की पैसा उधार में लोन में देने की कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये कुछ और इम्पैक्ट जो हैं एनपीए के हमें देखने को मिलते हैं। चलिए, ये तो हुई कंसेप्ट की बात। अब आते हैं वापस। देखिए, अभी आरबीआई का जो ये 2 रिपोर्ट्स आई हैं उसमें क्या किया गया, आरबीआई ने कुछ स्टैंडर्ड इनके इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट में क्या करते हैं, ये अलग अलग तरीके से देखते हैं कि कितना बैंक के पास पैसा पड़ा है, कितने उसके लोन्स जो हैं वो रिस्की हैं जो उन्होंने दे रखे हैं, और कितना इसमें से पैसा वापस आने की उम्मीद है। तो उसके मुताबिक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का, वो घट के 2.1 से 1.9% पहुंचेगा बाय मार्च 2027, यानी कि जब आपका फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की हम एंड की तरफ पहुंच रहे होंगे। ये इस बारे में बात की गई है, यानी कि अच्छा साइन है कि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बैंक्स जो हैं उनकी बैलेंस शीट जो है वो हेल्दी दिख रही है, रेजिलियंस दिख रही है उसमें। दूसरा, ये जो प्रोजेक्शन किया गया है, स्टैंडर्ड जो मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट होते हैं असेसिंग बैंक का रेजिलियंस अंडर एडवर्स मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स। एडवर्स मैक्रो इकोनॉमिक शॉक्स का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई स्लो डाउन आ गया, इकोनॉमी के अंदर जो है कोई कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसमें कोई गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते जो है बैंक्स के लोन वापस आने मुश्किल हो गया, वापस आने बंद हो गया, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे रीपेमेंट नहीं आया। तो इसी के मद्देनजर ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशो के बारे में कहा गया कि इट मे राइज, अगर ये एडवर्स शॉक्स जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे लगते हैं तो कहां तक 3.2 टू 4.2%, ये कहा गया कि दोनों केसेस में। मतलब इसमें क्या किया, आरबीआई की रिपोर्ट जो भी हम बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो बैंकिंग ट्रेंड्स रिपोर्ट आई है उसमें अभी हम बात करेंगे, आरबीआई ने 2 हाइपोथेटिकल यानी कि अजम्पशन अज्यूम किया है 2 सिचुएशंस फ्यूचर में, और उन 2 सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कहा है कि हो सकता है बढ़ के 3.2 या 4.2 तक चला जाए एनपीए, बट वो कब है, जब ये अजम्पशन जो है वो सही हो, मतलब वो स्लो डाउन जो है वो इकोनॉमी में किसी प्रकार से आए। ठीक है, तो पहला देखिए, अब जो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने पहला एडवर्स सिनेरियो बताया है, इसमें क्या कहा है कि एक ग्रेजुअल स्लो डाउन हो सकता है इकोनॉमी के अंदर, ग्लोबल ग्रोथ के अंदर, सॉरी, ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। किस वजह से, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर लिंगर ऑन करते हैं, जो ग्रेजुअली ड्रॉप लेके आते हैं हमारी डोमेस्टिक जीडीपी की ग्रोथ में, और मॉडरेट राइज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन ओवर टाइम। ठीक है, यानी कि आपकी ग्रोथ में गिरावट आएगी, जीडीपी में गिरावट आएगी, अगर ये सही होती है बात, ऐसा एडवर्स सिचुएशन कोई आती है। देखिए, ये अनुमान है, ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसा होगा ही होगा, ये एक अज्यूम किया जा रहा है यहाँ पे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या अफेक्ट पड़ सकता है बैंक के एसेट्स के ऊपर और एनपीए के नंबर के ऊपर। तो जीडीपी इसमें कहा जा रहा है कि ग्लोबली कम होने की वजह से अफेक्ट पड़ेगा हमारी खुद की डोमेस्टिक जीडीपी, यानी कि भारत की जीडीपी के ऊपर, कि वो हो सकता है उसमें गिरावट देखने को मिले, एंड आपका इन्फ्लेशन का जो नंबर है वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। तो ये तो पहला सिनेरियो, ठीक है, जिसके चलते हो सकता है वो एनपीए का नंबर 3.2 के आसपास चला जाए। दूसरा जो इन्होंने कहा है एडवर्स सिनेरियो 2, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाइपोथेटिकली बताया है, इसमें क्या कहा है कि ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटीज जो चल रही हैं, अनफेवरेबल ट्रेड डील्स, ज्यादा ट्रेड गैप, ये काफी डेंट दे सकता है डोमेस्टिक जीडीपी ग्रोथ को। मतलब यहाँ पे हमारी डोमेस्टिक जीडीपी जो है वो फॉल कर सकती है, इस अगर ऐसा सिचुएशन जो है वो आती है तो। हालांकि इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये एडवर्स सिनेरियो 2 जो एडवर्स ये दूसरा सिनेरियो इमेजिन किया है, क्योंकि ट्रेड डील्स में हम ठीक है, यूके के साथ हमने फाइनल कर लिया, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है हम वी आर एट गुड टर्म्स, है ना। यूएस के साथ भी उम्मीद है कि कुछ फाइनलाइज हो ही जाएगा नियर फ्यूचर में। तो मुझे लगता नहीं कि ये अजम्पशन जो है वो ऐसी सही होती दिखाई पड़ रही है, बट स्टिल आरबीआई की रिपोर्ट बात करके तो देखते हैं फर्दर इससे क्या दिखा रहा है। कैपिटल आउटफ्लो, यानी कि इन्वेस्टर्स जो हैं, कैपिटल आउटफ्लो का सीधी सरल भाषा में क्या मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं दे कैन
लीव योर इकोनॉमी, के वो आपके देश से पैसा जो है डॉलर निकाल के बाहर ले जाएंगे। दे विल लीव योर इकोनॉमी, और बाहर जाके भारत से कहीं और इन अदर, आप कह सकते हो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाहर कहीं निवेश कर देंगे। ठीक है, ये इस केस में। एंड साथ साथ जिसकी वजह से क्या होगा, रुपया हो सकता है और इसमें गिरावट देखने को मिले। सप्लाई डिसलोकेशंस, जो इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी कराएं बियॉन्ड द टॉलरेंस बैंड ओवर टाइम, लीडिंग टू अ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि इन्फ्लेशन, यानी जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई का नंबर, जो हम कहते हैं कि हमारी लोअर लिमिट है 2%, अपर लिमिट है हमारी 6%। तो अगर ये 6% से ऊपर जाता है तो प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे ये अपर टॉलरेंस बैंड की बात की गई है। और जिसके चलते आरबीआई फिर क्या करता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई जो है मार्केट से पैसा खींचता है, यानी कि मार्केट से लिक्विडिटी जो है वो थोड़ी घटाता है, ताकि आपके हाथ में पैसा कम होगा तो आप कम खरीदारी, कम डिमांड करेंगे और प्राइसेस थोड़े कूल डाउन होंगे, इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, बट ये दूसरा जो हमने अज्यूम किया है, ये एडवर्स सिनेरियो, मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसा होगा नहीं, ये हम अज्यूम करके सोच रहे हैं, क्योंकि आरबीआई को बहुत सारी चीजों को, पहलुओं को देखना पड़ता है। चलिए, ये तो हुई दोनों अजम्पशंस की बात। अब देखिए अगला, जो एनपीए के बाद जो रिपोर्ट ने मेजरली बात की है कि कैपिटल बफर जो है वो कितना है बैंक के पास। देखिए, अब आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये एक बैंक है। ठीक है, मान लीजिए लेट्स सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ही ले रहा हूँ कि इधर से डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा किया और इधर बैंक ने आगे जो है पैसा लोन में दिया। तो देखिए, ये जो है बैंक के लिए लायबिलिटी है, ये बैंक के लिए एसेट है। तो हमेशा बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर जो इसके डिपॉजिटर्स हैं, जो इधर जिन्होंने, जो जमा करता है, जिन्होंने पैसा जमा किया है, वो अगर अपना पैसा वापस मांगने आते हैं तो बैंक उनको पैसा वापस दे सके। इतना सक्षम बैंक जो है वो होना चाहिए। जिसके लिए क्या चाहिए, बैंक के पास कैपिटल बफर होना आवश्यक है, कि उसका इतना पैसा जो है वो पड़ा हो। जिसके लिए हम बात करते हैं फिर एक मेट्रिक की, एक इंडिकेटर की, जिसको हम बोलते हैं CRAR। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि जो CRAR है, यानी कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एडिक्वेसी रेशो, CRAR क्या है, इज अ मेजर ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कि जितना बैंक के पास कैपिटल बढ़िया पड़ा होगा उतना हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है। एंड सॉल्वेंसी, के बैंक दिवालिया नहीं होगा अपने, जिससे उसने पैसा लिया है, यानी ये जो डिपॉजिटर्स हैं जिनसे पैसा लिया है, इनको पैसा वापस दे पाएगा, उसमें सक्षम होगा पैसा वापस करने में। डिफाइन कैसे करते हैं CRAR को, एज अ रेशो ऑफ बैंक का जो कैपिटल है डिवाइडेड बाय इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब क्या हुआ, देखिए एसेट तो यहाँ हम देख रहे थे, है ना, एसेट हम क्या बोल रहे थे कि जो बैंक ने लोन दिया है वो बैंक का एसेट है। पर एक बात समझिए, हर लोन जो है उसका रिस्क जो है वो सेम नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कभी सुना होगा कि आप बैंक से अगर लोन लेने जाते हो तो बैंक पूछता है कि आपके पास गिरवी रखने के लिए, यानी कोलैटरल में रखने के लिए कुछ है क्या। अगर आप बैंक के पास, जो आप बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया और आपने अपने 10 लाख के कोई प्रॉपर्टी के पेपर जो है वो बैंक के पास रख दिए। कल को अगर आप मान लीजिए 10 लाख वापस करने की स्थिति में नहीं है, आप वापस नहीं कर पाते पैसा, तो बैंक के पास चलिए वो प्रॉपर्टी के पेपर्स है, बैंक वो प्रॉपर्टी जो है उसको नीलाम करेगा, उसको सेल करेगा, और यानी उसको ऑक्शन करेगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। मतलब इस लोन पे रिस्क जो है वो थोड़ा कम है। लेकिन अगर मान लीजिए वो ऐसा लोन है जिसपे कोई भी गिरवी चीज या कोई भी ऐसा कोलैटरल नहीं रखा गया है, कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी गई है, तो उसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो ऐसे क्या करते हैं, हम अलग अलग लोन्स को अलग अलग जो है रिस्क के, लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या हाई रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग उसका रिस्क का वेट डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम सबका कंबाइन करके देखते हैं कि हाँ, इतने सारे ये बैंक के अलग अलग प्रकार के एसेट्स हैं और इतना उसका उनका रिस्क है। तो आप कह सकते हैं कि प्रिपोर्शन बैंक के पास कितना कैपिटल, कितना पैसा पड़ा है, कि अगर मान लीजिए कोई इसका ये जो एसेट है वो डूब जाए तो ये इसको सहन कर पाए, बिना फेल हुए, बिना अपनी दुकान बंद करे। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। चलिए अब देखिए फर्दर, द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो CRAR, ये हमने डेफिनेशन, यहाँ पे कंसेप्ट जो है डेफिनेशन इधर समझ लिया। अब आते हैं वापस
जो भी करंट में बात की गई है। ये इसके बारे में कहा गया कि स्ट्रॉन्ग दिस सीआरए रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड जो आपके सरकारी बैंक हैं, स्टेट ओन्ड बैंक 16%, प्राइवेट बैंक 18%, यानी कि बढ़िया ठीक चल रहा है। आरबीआई वैसे कम से कम चाहता है कि 9% जो है सीआरएआर इतना तो हो, ठीक है, उससे ऊपर अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आप जो है फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कोई रिस्क जो है वो झेलने की अच्छी पोजीशन में आप हैं। सो सीआरएआर अगर हम 46 मेजर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की बात करें, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज आती है तो ये इसने कहा है कि इट मे ड्रॉप फ्रॉम 17 टू 16.8% अंडर द बेस लाइन सिनेरियो, ठीक है, कि अगर जो है ऐसी चीजें चलती रहती हैं तो उस केस में ऐसा हो सकता है। तो ये तो क्या हो गया कैपिटल बफर। तो देखिए दो मेजर बातें कर ली हमने, एक तो हमने बात कर ली एनपीएस को लेकर, दूसरी हमने बात कर ली कि कितना बैंक्स के पास पर्याप्त मात्रा में कैपिटल जो है वो पड़ा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोनों ही कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गए होंगे। इनको एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये आपके प्री और मेंस दोनों के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बस ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे आपके साथ। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।